गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 मैथ का अगला वीडियो हम आपके पास फिर से सेंड कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे ऑब्व्यू या मैट्रिक्स ऑब्व्यू। इसमें हमने आपको कम 9 प्रकार या 10 प्रकार ये ऐसा हमने बता दिया था, फिर भी बताए थे 8 प्रकार बताए थे हम। और फिर 9वां प्रकार है इसका ऑब्व्यू के प्रकार। तो मैट्रिक्स के प्रकार में 9वां प्रकार है अदिश ऑब्व्यू। अदिश ऑब्व्यू। अदिश ऑब्व्यू किसे कहते हैं? आपको ये जानना जरूरी होगा कि अदिश ऑब्व्यू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको ये जानना जरूरी है कि अभी पिछले उसमें हमने बताया था कि विकर्ण का हमने ऐसा बताया था ना कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ने जिसका मुख्य विकर्ण के सभी तत्व मतलब एक एक हों, वो पिछली परिभाषा से हमने इंडिकेशन दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अदिश ऑब्व्यू में कोई जरूरी नहीं कि एक एक ही हो, लेकिन एक चीज और हमने आपको बताया था। एक ये बताया था हमने एग्जांपल, एक ऐसा भी हमने बताया था जैसे 2 0 0 0 3 4 0 0 0 4 इस टाइप का एग्जांपल में हमने बताया था। एक ये तो विकर्ण ऑब्व्यू जिसका मुख्य विकर्ण सभी एक एक हों, और फिर एक एग्जांपल हमने ये बताया था कि बाकी विकर्ण के तत्व तो जरूरी नहीं कि एक एक ही हों, लेकिन इसके साथ कोई अलग अलग अंक हो सकते हैं 2 3 4, लेकिन समानता की कोई भावना नहीं है। लेकिन इसमें अदिश ऑब्व्यू में सीधे एग्जांपल जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये है आपका अदिश ऑब्व्यू। इसमें अदिश ऑब्व्यू वह ऑब्व्यू होता है जिसमें उसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो। ये कंडीशन नहीं लग रही है कि सभी एक एक ही हो, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए हमने ए रख दिया 0 0 0 a 0 0 0 a। देखिए मुख्य विकर्ण के तीनों तत्व आपके बराबर हैं, यहां भी बराबर है, तो ये दोनों आपके अदिश ऑब्व्यू कहलाएंगे। ये भी आपका एक तरह से अदिश ऑब्व्यू कहलाया जा सकता है। और जा सकता क्या जाएगा, क्योंकि इसके भी मुख्य विकर्ण सभी बराबर हैं। ये आपका मुख्य विकर्ण ऑब्व्यू भी हो गया और साथ में मतलब विकर्ण ऑब्व्यू भी हो गया, साथ में ये अदिश ऑब्व्यू भी हो गया। लेकिन ये आपका अदिश ऑब्व्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसके विकर्ण के सभी तत्व बराबर नहीं है, अर्थात अलग अलग है। तो अदिश ऑब्व्यू की परिभाषा यहाँ से आप आराम से आप बना सकते हो। यहाँ पर हम ये पीछे 2 परिभाषा हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए अदिश ऑब्व्यू सीधे परिभाषा की बनेगी कि अदिश ऑब्व्यू वह ऑब्व्यू होता है जिनमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो। सिर्फ इतना लिखना है, यह नहीं लिखना कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक एक हो, जरूरी नहीं कि एक एक। यहाँ 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि अदिश ऑब्व्यू वह ऑब्व्यू है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हो, उसे हम अदिश ऑब्व्यू कहेंगे। यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं, जिस ऑब्व्यू के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व
समान हो या बराबर हो, समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुआ? अदिश आव्यूह कौन सा आव्यूह है? जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के, जिस आव्यूह की ये इसका मुख्य विकर्ण है, तो आपको क्लियर है? जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, सभी तत्व समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ये परिभाषा आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे के नंबर की ओर चलते हैं। 10वां नंबर है उप आव्यूह। उप आव्यूह, उप आव्यूह, जैसे इसमें हम कोई पहले आव्यूह लेंगे। आव्यूह जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने आव्यूह ले लिए। तो इसका उप आव्यूह, उप आव्यूह क्या होगा? इसमें उप आव्यूह निकालने के लिए आपको कोई भी मतलब पंक्ति या और कोई भी स्तंभ छोड़ना होता है। मान लीजिए हमने ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति हमने छोड़ दिया, यानी अगर एक पंक्ति तो एक स्तंभ, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने एक पंक्ति और एक स्तंभ छोड़ दिया, तो जो बचा 5 8 6 9, ये आपका उप आव्यूह हो गया। जरूर नहीं कि हम ऊपर से ही छोड़ें, ऐसा भी हो सकता है। उप आव्यूह हम इसको न छोड़ के हम नीचे की एक पंक्ति और इधर का एक स्तंभ छोड़ दिए, तो क्या बचा यहाँ पे? 4 7 5 8। यहां परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा ये बना सकते हैं, जिस आव्यूह की कोई पंक्ति तथा स्तंभ छोड़ने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है, उसे उप आव्यूह कहते हैं। उसे उप आव्यूह कहते हैं। क्लियर? उप आव्यूह जिस आव्यूह की कोई पंक्ति, कोई भी पंक्ति, हमने यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दे दिए कि हमने एक बार ऊपर की पंक्ति छोड़ी, एक बार नीचे की पंक्ति, आप बीच की पंक्ति भी छोड़ के और बीच के स्तंभ भी छोड़ के इन चारों को ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी पंक्ति, कोई भी स्तंभ आप छोड़ के फिर जो शेष बचे उसको आप रख दीजिए उसी प्रकार, वो उसका उप आव्यूह कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बन गई? जिस आव्यूह की कोई पंक्ति, जिस आव्यूह की कोई पंक्ति तथा स्तंभ छोड़ने पर, तथा स्तंभ छोड़ने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है। ये एक नया आव्यूह हमको प्राप्त हुआ, इस नए आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। समझ में आया ना? उप आव्यूह की परिभाषा कि जिस आव्यूह में कोई पंक्ति और कोई स्तंभ छोड़ने पर जो एक नया आव्यूह प्राप्त होता है, उसे हम उप आव्यूह कहते हैं। इसके दो उप आव्यूह हमने दिखा दिए, और भी आप ढेर सारे उप आव्यूह निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम
मान लीजिए हमने अभी इसको अब हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं इसी में से। हमने मान लीजिए बीच वाला स्तंभ और बीच वाली पंक्ति काट दी, पंक्ति स्तंभ, तो बचा क्या 1 3 7 9, ए भी प्राप्त हो जाएगा। 1 3 7 9 रखने का क्रम वही होगा, जिस क्रम में वहां पे वो रखे हुए हैं उसी क्रम में आप रखेंगे। ये भी आप एक नया उपावयव हो गया। कोई जरूरी नहीं कि आप कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ छोड़ रहे हैं, आप बीच वाली पंक्ति बीच वाला स्तंभ किनारे वाली पंक्ति आप छोड़ सकते हो। तो 1 2 7 8 भी जो बचेगा वो भी आपका उपावयव होगा। हमने यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगाया कि अगर हमने बीच वाला स्तंभ तो बीच वाली पंक्ति भी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्तंभ कोई भी पंक्ति छोड़िए, लेकिन हाँ इतनी कंडीशन जरूर लागू है कि आप स्तंभ और पंक्ति दोनों में से दोनों को आप छोड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप एक स्तंभ तो एक पंक्ति, दो स्तंभ दो पंक्ति, ठीक है, या दो स्तंभ एक पंक्ति भी आप कर सकते हो, या एक दो पंक्ति एक स्तंभ भी आप कर सकते हो। तो इसके बाद छोड़ने पर जो भी बचा वो आपका उपावयव कहलाएगा। ठीक है, अब अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह 11वां नंबर है। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, और एक और परिभाषा है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में जैसे मान लीजिए मुख्य विकर्ण हो गए 1 2 3, तो शेष इसके सभी तत्व तो आपके क्या होंगे 0, और बाकी 4 5 6। और इसमें क्या होता है 1 0 0 2 3 0 4 5 6। ये ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में जिसमें विकर्ण के मुख्य विकर्ण के, ये आपका मुख्य विकर्ण है ये, और इसमें भी ये मुख्य विकर्ण है। क्लियर, मुख्य विकर्ण हमने अलग अलग, कोई जरूरी नहीं कि आप समान भी ले सकते हो। तो जिस त्रिभुज जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी तत्व 0 हो उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, क्योंकि ये ऊपर की ओर त्रिभुज आपका बन गया। क्लियर हो रहा है ना, ऊपर की ओर त्रिभुज। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व 0 हो वो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह तैयार हो गया। निम्न त्रिभुज, निम्न मतलब नीचे की ओर, ऊपर मतलब ऊपर की ओर। तो दोनों की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व 0 हो उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। और जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व 0 हो उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई। ये टोटल 12 परिभाषाएं थी और 12 परिभाषा हमने आपको टोटल क्लियर करा दी। अब इसके बाद इसके आगे का जो मैटर होगा वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।